एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट पी है। बिल्कुल, लाइन सेगमेंट जो है वो ए और बी से, बी और बी की जॉइनिंग से बना हुआ है। तो डायग्राम इज मस्ट, बिना डायग्राम के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस मत करिए। एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इनका जो जॉइन है उसका एक मिड पॉइंट है पी, ठीक है, वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, x इक्वल टू x2 या x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -10,4 और बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं -2,0। सही है। पी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। हाँ जी अक्षरा जी आगे बताइए। ये जो पी मिड पॉइंट है, इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। क्या मतलब है इसका? कौन? गलत। पी पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है ए और बी का, वो सी और डी द्वारा जो लाइन बन रही है उसके ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन का ये ए और बी दोनों पॉइंट, यार पी पॉइंट, पी पॉइंट एक सी डी लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ये पी पॉइंट जो है ये ए बी का तो मिड पॉइंट है और ये सी डी के ऊपर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा पूरा स्टोरी। ये बस बस खाली उन कोऑर्डिनेट्स को मत पढ़िएगा, ठीक है, स्टोरी बनाइए इसकी अच्छे से। भैया इसमें तो ये लिख रही है ए और बी लाइन। नहीं, मैं पढ़ देता हूं। मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का जो कि ज्वाइन हो रहा है ए और बी द्वारा और लाई कर रहा है वो उस लाइन सेगमेंट पर जो कि ज्वाइन हो रहा है सी और डी द्वारा। मतलब सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई? -9 कॉमा -4 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 कॉमा वाई। वाई है इसमें मिसिंग है। फाइंड द रेशो इन विच पी डिवाइड्स सी डी। भाई आपको मुझे वो रेशो बताना है इसमें पी ने सी डी को डिवाइड किया है। पहले आप मुझे बताओ, क्या आप पी को निकाल सकते हैं? निकाल देंगे। कैसे? मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो मतलब पी की आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिल जाएगी ना, मतलब आपके पास एक्स और वाई होगा। अब आप इस तरीके से देखिए सी और डी को, रेशियोज को लेट कर क्या सी पता है? हाँ जी। बीच का पी पता है? हाँ जी। डी पता है? हाँ पता तो है, लेकिन वाई वाली वैल्यू नहीं पता है। तो रेशो मेरे को बताना है, तो रेशो को क्या मानूंगा मैं? के रेशो। अब आप बताओ एक्स से निकालोगे कि वाई से निकालोगे? एक्स से। आंसर एक्स से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्योंकि इसमें मुझे वाई वाली वैल्यू मिसिंग है, वाई टू देखो मिसिंग है, दो वेरिएबल दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे। तो आप किससे निकालिएगा? एक्स वाली से। और क्या निकाल दीजिएगा? रेशो। रेशो निकलती है आपके पास m1 और m2 दोनों आ जाएंगे रेशो। फिर क्या कर दीजिएगा? सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिएगा वाई वाला और m1 m2 की जगह वैल्यू डाल, अरे y2 वाला y2 के लिए निकाल दीजिएगा भाई से। भाई बोलो समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मुझे खुद अच्छा लगा था। तो बिल्कुल ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक्सट्रीम पे आपको ये आ सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर आपको नहीं आएगा कोई भी कि ऐसा कि आप जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। ओके, मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चन नंबर लगभग मतलब 70 तक ले जाए इसमें। ठीक है, केस स्टडीज को छोड़ दीजिएगा बस खाली, बाकी 76 तक अगर कर ले तो बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट से आती है केस स्टडी, आई है 2023 में ही आई है, 3:2 आ रहा है 2023 में आई हुई है केस स्टडी, 2022-23 में आई थी और अच्छी खासी केस स्टडी आई थी, बढ़िया घुमाने वाली। हाँ वो हेक्सागोनल शेप का बना रहे थे उसको। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप बताइए एपी चैप्टर स्टार्ट कर दें? ठीक है, तो आइए चलिए एपी स्टार्ट करते हैं।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप बताइए एपी क्या होता है भाई? Arithmetic progression नंबर्स की जिसमें उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। एपी क्या है आपके पास? एक सीरीज और एक सीक्वेंस, एक सीरीज है जिसमें लगातार दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा होता है? Same. सेम होता है। अच्छा, काफी बच्चों को एपी जो है वो थोड़ा सा खतरनाक लगता है, ठीक है? नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम थोड़ा सा डील करेंगे और उससे काफी कुछ सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, बिल्कुल भी। चलिए, एपी के बारे में मैंने बताया था, ये एक क्या है? सीक्वेंस है। एक क्या है ये? सीक्वेंस। मतलब नंबर्स का सीक्वेंस होगा जिसमें डिफरेंस जो होगा लगातार टर्मों के बीच का वो सेम हो। गौर करिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का। तो क्या ये सीक्वेंस एपी है? यस। आंसर है बिल्कुल, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 ये एक एपी है या नहीं है? आंसर है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, और थोड़ा सा एपी के बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, फिर 10 हो गया, फिर 15 है, फिर 20 है। क्या ये एपी है? आंसर है ये एपी नहीं है, ठीक है। देखो, बिल्कुल बेसिक से तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन, मतलब जल्दी जल्दी कराते हुए, जो फर्स्ट टर्म होती थी उसको हम एक नाम से बुलाते थे A1, है ना? उसको ए से भी बुलाते थे, A1 भी बोल सकते हैं। दूसरी वाली टर्म को क्या बोलते हैं? A2। ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक है। A4, फिर A5 और A6। हाँ, और भी आगे में से बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब। अच्छा, एपी पहली बार कौन पढ़ रहा है? मतलब बिल्कुल नहीं आता जिसको एपी के बारे में, से निशान को छोड़ के बताओ। और कोई बिल्कुल भी नहीं आता एपी के बारे में? बिल्कुल भी? तेरे को तो मैं दूसरी अगला पढ़ा रहा हूँ शायद एपी। तूने मेरे से एपी पढ़ा है? अरे यार, वो खुद कह रहा नहीं पढ़ा है। जबरदस्ती पढ़ा रही हो। ए भी पे ना है भैया। नहीं यार, चले कोई नहीं, आइए थोड़ा सा गौर कर लेते हैं फिर। आइए, ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। 2 4 6 8 10 और 12। आप इसमें गौर करिए, पहली वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। अगली वाली वैल्यू कितनी है? 4। इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। अगली वाली टर्म के बीच में गैप देखिए, फिर 2 का है। तो यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, इधर भी। तो आप गौर करिए, गैप मेंटेन किया गया है, जो डिफरेंस चल रहा था वो सेम है। तो डिफरेंस कैसा है? सेम है हर उसमें। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो हर बार डिफरेंस कैसा चल रहा है? सेम चल, ठीक है। अच्छा जी, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको हम क्या बुलाएंगे? A1। वैल्यूज को हम एक्चुअली में AN से बुलाते हैं। अब यहाँ पे N क्या है? N है रैंक। अब ये फर्स्ट वाली पोजीशन पर है तो इसको मैं क्या बुला रहा हूं? A1। ऐसे ही अगली वाली को क्या बुलाऊंगा? A2। उससे अगले वाली को A3। ऐसे A4 A5 A6, ठीक है। अच्छा जी, देखो कोई भी एपी हो, 2 4 6 8 10, 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो मैटर करता है वैल्यू, और एक मैटर करता है रैंक। जैसे कि 6 है, ये 6 क्या है? ये वैल्यू है कि रैंक है? वैल्यू। आंसर है ये वैल्यू, सही है। कौन से रैंक की वैल्यू है? 3। तो इसीलिए मैं इसको क्या बुलाता हूं? ठीक है। तो वैल्यूज को डिनोट किया जाता है AN से, और रैंक को डिनोट किया जाता है N से। किसी को इशू है तो इसमें बताइए। को लास्ट टर्म भी कह देते हैं। एक्चुअली में AN वो वैल्यू होती है जिसका रैंक आपको नहीं पता, जिसके बारे में हम बात करने वाले होते हैं। नॉर्मली उसको AN बोलते हैं, बट कुछ जगह मैंने देखा है कि AN लास्ट टर्म को भी बोल देते हैं। वो उसको मतलब उस मूवमेंट के लिए उसको लास्ट टर्म, ठीक है। बट आपका ये कहना कि नहीं AN लास्ट टर्म है, ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप AN को क्या मान लीजिए? लास्ट टर्म।
मान सकते। ये तो भैया वैल्यू होती है ना। हाँ वही लास्ट वाली वैल्यू ना, an। भाई अभी तो बताइए। भाई अगर आपको रैंक पता है तो आप उसको उस रैंक से बुला लेंगे। अब मान लो इसको आगे आगे चलाते चलाते मैंने कह दिया 150। अब मुझे ये तो नहीं पता कि 150 कौन से रैंक पे आ रहा है, तो मैं उसको क्या बुला सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, an। अगर मुझे रैंक नहीं पता है तो मैं यहाँ पे n की जगह वैल्यू सेट थोड़ी कर पाऊंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको बुला लेता कुछ, मान लीजिए A75 बुला लेता या कुछ भी। मेरी बात सुनने वाली है? तो an का मतलब वो वाली वैल्यू जिसका रैंक आप नहीं जानते। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट और देख लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपके पास क्या है, एक एपी है या नहीं है? अरे एपी है या नहीं है? बिल्कुल एपी है। अच्छा जी, अब इसमें ये जो 20 लिखा है ये क्या है, वैल्यू कौन सी टर्म की, फोर्थ चौथी टर्म की। सही है, तो इसको मैं क्या बुलाऊंगा, A4। इसमें किसी को डाउट है अभी तो बताइए। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, इसी तरीके से अच्छा रैंक को कैसे डिनोट करते हैं, रैंक को n से डिनोट करते हैं, और वैल्यूज को कैसे डिनोट करते हैं, an से। पहला वाला जो 5 है इसको मैं A1 बुला सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसको मैं A भी बुला सकता हूं, A=5 भी बोल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है डिफरेंस। डिफरेंस का मत डिनोट करते हैं D से, और डिफरेंस के लिए लगातार दो टर्मों को आपस में क्या कराना होता है, माइनस। बहुत बच्चे ये मानते हैं कि A2 माइनस A1 ही D होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चौथी और तीसरी टर्म को भी माइनस करोगे तो भी D मिलेगा, पर लगातार दो टर्मों को माइनस करके। तीसरी और पहली यार लगातार बोल रहा हूँ यार, चौथी और दूसरी को कर दो, तीसरी और पहली को इस पर हम बात करेंगे भाई प्लीज। यार पर जो मैं पहले वो देखो, कंसेप्ट बनाना अच्छी बात है लेकिन पहले बेसिक तो हो, एक बेस तो बने पहले कि हाँ भाई ऐसा होता है AP। फिर उस पर हम और क्रिटिकल थिंकिंग लगा लगा के बातें कर सकते हैं कि यार मतलब लगातार दो टर्मों को अगर माइनस करें आपस में तो मतलब एक छोड़कर एक करें तो क्या मिलता है। वो एक एडवांसमेंट है, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। लगातार दो टर्मों को आपको माइनस कराना तो आप A2 माइनस A1 करा सकते हैं, आप चाहें तो A3 माइनस A2 करा सकते हैं, आप चाहें तो A18 माइनस A17 भी करा सकते हैं, ये भी आपको D ही देगा। तो कोई भी दो टर्म पकड़ लीजिए और उनको आपस में क्या करा दीजिए, माइनस। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बड़ी वाली टर्म की मतलब बड़ी वाली टर्म वैल्यू वाइज नहीं, रैंक वाइज। मतलब A3 में से ही A2 माइनस होना चाहिए, और A18 में से ही A17 का। ऐसा ना हो जाए कि A17 माइनस A18 कर रहे हैं, ये गलत है। इनको देख के डिसाइड नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे इस केस में हम देख लेते हैं, मेरी तीसरी टर्म कितनी है, 15, चौथी टर्म कितनी है, 20। तो मुझे जो D निकालना है मैं कैसे निकालूंगा, A4 माइनस A3। देखो AP जो है ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट कंसेप्ट पे होता है, इसलिए मुझे चैप्टर भी पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें ज्यादा लिखना विखना नहीं होता, सीधा हिसाब किताब है, इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन सॉल्व करने में अपन ने महारत हासिल करी हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है, और कंसेप्ट बेस्ड है डायरेक्ट, सीधी बात। जिसके जितने बढ़िया कंसेप्ट ये चैप्टर उसके लिए उतना ही ईजी है, जिसके कंसेप्ट कमजोर है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इसमें। और गिने चुने क्वेश्चन से 10 तरह के क्वेश्चन आते हैं बस इसमें से, वो 10 तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के कितने, 4 तरीके की तो क्वेश्चन, तीन तरीके के, कहीं बाहर नहीं गया मामला। ठीक है, तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेट अपना अरिथमेटिक के भी गिने चुने 10 टाइप हैं, वो 10 टाइप के क्वेश्चंस को डील कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एपी में से। जो मंडे पेपर होगा उसमें आएगा AP? एपी मैंने शायद ऐड नहीं किया ना, एपी ऐड नहीं, अभी कंफर्म कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड किया है ना। हाँ तो AB कंफर्म नहीं एपी ऐड नहीं कर। मैं अब आपको टाइम दूंगा, आज कौन सा डे हो गया,
वेडनेसडे हो गया ना, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन आप यहाँ आराम से आइए, प्रैक्टिस करिए, डाउट लीजिए, मंडे को टेस्ट दीजिए। 3 दिन मतलब खुद ही करना। हाँ मतलब आप यहाँ आएंगे, आप पढ़ेंगे। अब मैं इससे आगे आपको मतलब सिर्फ एपी कंटिन्यू नहीं कराऊंगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट नहीं आता है, आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं बस खाली टाइम पास कर रहे हो, तो मैं फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट हाँ मेरी मॉनिटरिंग में पढ़ेंगे आप, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं रहूंगा यहाँ पे, डोंट वरी, मैं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता नहीं आप घर पे अच्छा पढ़ पाएंगे तो ठीक है, घर पे पढ़, मैथ्स के दौरान। और मुझे मंडे के पेपर में बढ़िया करके दो, ठीक है। आपस में ग्रुप स्टडी करना है, ग्रुप स्टडी कर लीजिए। 3 दिन मैंने आपकी ग्रुप स्टडी देखनी है, क्या पढ़ते हो तुम। हाँ 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, ज्यादा का बनाना ही नहीं है। देखो भाई मैं तो टेस्ट लूंगा, और 50 में से 35 से नीचे आ गए तो 1.5 दूंगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। 35 कल तक 25 बोल रहे 25 कहाँ बोला मैं, 35 बोला। 9th का भी 9th का भी 35। 50% नहीं मैंने उनको बढ़ा दिया ना, तुम्हारा ही बढ़ गया, 35 हो गया। हैं। चलो 30 बस, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे। 60% तो चाहिए। 27 अरे 60% तो लाओगे, 60% भी ना लाओगे। 80 नंबर का पेपर, हम 27 तो पास होंगे। अरे 50 का 60% तो लाओगे, हाँ कितना हो गया, 30%। वही मुझे ठीक है तो 30 तो लाओगे, हाँ 30 भी नहीं लाओगे। 30 तो देखेंगे 30 नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं। 30 पे मारो नहीं 30 पे छोड़ देंगे बस। 29% और 29 इतना दयालु हूँ यार मैं। 29 आगे अब मारते नहीं बाबा, हम लोग समझाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप। जो पढ़ तो किया हो, बालक भगा दिए। भैया परसों बालक भगा दी मैंने। भैया मैं बुला के तो जैसे लाया। 29 आगे तो एक डंडा यार मार तू गलत टाइम पे बुला के लाया उसको। भैया रहने दे यार, कोई बात नहीं, छोड़ा। जिनको पढ़ना था पढ़ लिया जिन्होंने। जैसे 29 अब आगे रहने दो। तो एक ही डंडा मारोगे 29 आगे तो एक डंडा मारोगे ना, बस 30 लाओ। 50 तक हिसाब, बाबू डंडा नहीं मारेंगे बाबू, समझाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो। एक मिनट डायलॉग मारेंगे। चलिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। अरे भैया यार उसकी तो उससे तो बात ही नहीं कर सकता, बहुत बुरा बुरा बोलता है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा बुरा। एक दिन एक लड़का पढ़ नहीं रहा था, बातें कर रहा था वो, तो भैया ने टेस्ट वेस्ट लिया तो नंबर नहीं आए उसके। फिर भैया कहता है मैंने कहा था पढ़ ले, पढ़ ले, बट नहीं, बाबू को पढ़ना थोड़ी है, बाबू को तो बाबू बनना है किसी का। अरे बाप रे, मैं बड़ी क्लास में हूँ। अब बाबू को तो बाबू बनना है। अभी भैया की होड़ नहीं होगी भाई। चले, हाँ तो क्या कह रहे थे, हाँ तो एपी, एपी पे हम लोग बात कर रहे थे। तो फर्स्ट टर्म A1, A2 A2, A3 A4 A3, A4 और A5। नहीं अभी भैया की टीचिंग में बस एक ही प्रॉब्लम लगी, मतलब मैं एसेस करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो खुद भी मानता है इस बात को कि वो बिल्कुल ग्राउंडेड बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। मतलब उसके उसको उससे पढ़ना है ना, तो आपके पास थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। ओके वो मेरे से कहता है कि यार मैं किसी को अब 2 1 2 नहीं सिखा सकता, मतलब अगर मेरे से पढ़ना है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ मतलब बट अगर तुम्हें थोड़ा आता है ना, तो तुम्हें उसके जैसा टीचर नहीं मिलेगा। वो मतलब कुछ भी पढ़ा सकते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी पढ़ लो तुम। हाँ मतलब ऑल इन वन है, सही कह रहा हूँ। ऑलराउंडर। और जो तुम्हारे मतलब भाई बंधु है ना, जो तुमसे पहले गए हैं, उनसे मिनी से पूछ के देखना, वो बताएगी। मिनी पढ़ी हुई है भैया से, तो मतलब तगड़ा टीचर हो। हाँ आपको तो पढ़ाया था, मोशन पढ़ाया था, पढ़ाया था अभी भी यार। इसकी जरूरत पे गए थे क्या? अरे नौ में बैठा हूँ जब कह रहे हाथ मोड़ के डिबेट से सही नहीं, दिमाग नहीं चलता वो याद नहीं है तेरा नाम क्या है, गर्व है? अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं, सही बात है वो। नहीं हाथ एक्चुअली, नहीं नहीं, ऐसे बैठने का ना एक प्रॉब्लम है। ऐसे बैठने का मतलब आप, वो ये कहते हैं गेस्चर होता है ये गेस्चर ऐसा है कि आप अपने मतलब, जब कभी आप ऐसे बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब यू डोंट वांट टू लिसन हु इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये होता है इसका। जैसे लड़ाई होती है तो हम ऐसे नहीं करते हाँ बोल,
तो इसका मतलब तू कुछ जो भी बोलने वाला है, आई एम नॉट गोना लिसन दैट। ये मैं मानता हूं ऐसा। अब आप बोलोगे नहीं भैया हम तो ऐसे ही बैठते हैं, पर हमारा ऐसा कोई मन नहीं होता। मैं वो बता रहा हूँ गेस्चर्स हैं ये। जैसे एसएसबी जब बच्चे देते हैं, जो बच्चे एसएसबी देते हैं, जो बच्चे इंटरव्यूज देते हैं, इंटरव्यूज में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, पाँव हिलाना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी होता है। अब मेरे को पता है स्ट्रेस का होता है ये इंडिकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो ऐसे कैजुअली हिलाते हैं पाँव। या फिर बात करते टाइम आपकी बार बार ऐसे नोज टच करना, ये मतलब फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, एंजाइटी हो रही है आपको। बार बार मतलब ऐसे ऐसे सर खुजाना ऐसे। अब हालांकि किसी को इचिंग हो रही है तो वो तो खुजाएगा ही ना भाई, बट मैं आपको बता रहा हूँ मतलब क्योंकि ये हम लोग दे चुके हैं ना इंटरव्यू, तो 6 बार हमने इंटरव्यू दिया। अब उस टाइम पे यही सब पढ़ा था हमने, इसलिए वो चीज वो बताते हैं, इसलिए वो बताते हैं हम आपको कि आप ये गलती अभी से सुधार लो, क्योंकि बड़े होने के बाद ये सुधरता नहीं है। चलिए भाई, तो पहला वाला क्या है आपके पास A1, दूसरा क्या है A2, फिर A3, A4, A5। अगर मैं लगातार दो टर्मों को माइनस करूं T, तो आपको क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक फॉर्मूला है जनरल टर्म का फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D। ये फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला है। पूरी एपी में तीन फॉर्मूले हैं टोटल, उसमें से एक ये है, एक SN के 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप खुद गौर करिए कितनी चीजें हैं। 4, एक तो AN है, एक A है, एक N है और एक D है। जहां D हम जानते हैं, D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। A क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। N रैंक ऑफ दैट N रैंक है जिस टर्म के साथ आप डीलिंग करना चाहते हैं, और AN उस टर्म की वैल्यू है जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब इसका मेन मकसद समझिए क्या है, क्यों आया ये फॉर्मूला। 3 चीज बता कि नहीं 4 चीजें हैं मैं मान गया, लेकिन मतलब वजह भी तो होगी ना कि भाई मतलब इससे मिलता क्या है ये है? बोलिए। मान लो हम यही दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5। हम्म, हमें कह रखा है कि ये AP में है, ओके। तो इसमें AN और N में कैसे करेंगे? AN और N N क्या होता है? रैंक, N होता है रैंक जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर आप N के 2 मतलब होते हैं, एक तो आप जिसका डीलिंग कर रहे हो, एक N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं। तो आप ही बता दीजिए कितनी टर्म है इसमें। 5, तो N इक्वल टू कितना अगर रहेगा? हमने A4 की वैल्यू पूछी है, A4 की पूछी है तो फिर आप थोड़ी देर के लिए A4 रख देंगे N की जगह। बताया तो मैंने, आपका N तुरंत बदल जाता है। AN की जगह AN तो AN की जगह A4 चल जाएगा ना, यही तो निकालना है। N की जगह 4 चल जाएगा, क्योंकि फॉर दैट मोमेंट आप किस टर्म के साथ डीलिंग कर रहे हैं, फोर्थ, तो N ऑटोमेटिकली क्या स्विच हो जाएगा, 4। चलिए थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को गौर करते हैं। पहला है 5, दूसरा है 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25 और 30। ठीक है, और इसके बाद AN का मैंने आपको फॉर्मूला बताया A प्लस N-1 इंटू में D। फिर ये एक फॉर्मूला आपको दिया गया। फिर आपको ये बात मैं समझाना चाहता हूं इस फॉर्मूले की खासियत क्या है। इस फॉर्मूले की खासियत है कि अगर ये AP और आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जाके इसी AP में 210 भी आएगा, कहीं तो भी जाके, या फिर कहीं ना कहीं जाके मैं एक सिंपल सी बताता हूँ 50 भी आएगा। अब अगर कोई बंदा ये पूछे कि यार 50 कौन से रैंक पर आएगा, 10, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 50 है ये क्या है? वैल्यू, ये वैल्यू है या रैंक है? वैल्यू। ये वैल्यू है। मैं इस वैल्यू का क्या निकालना चाहता हूँ? रैंक। आप बात को समझिए, 2 ही चीजें हैं एपी में, या तो रैंक निकालना चाहोगे, वैल्यू वो आपको देगा खुद और आपसे क्या पूछेगा, रैंक बता इसका, और या तो क्या होगा, आपको रैंक देगा कि भाई इसी एपी में अगर मैं बढ़ता रहा तो 18वीं टर्म बताओ कितने, मतलब 18वीं टर्म की वैल्यू बताओ। तो अब इस केस में जब मैं आपसे पूछ रहा हूं 18वीं टर्म की वैल्यू बताओ, तो मतलब मैं आपसे 18th टर्म का क्या जानना चाहता हूं, वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर कभी भी आपको रैंक दिया हुआ है और यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू,
तो आपको ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना, मतलब रैंक निकालना है तो भी यही यूज करना है, वैल्यू निकालनी है तो भी यही यूज करना। अगर कोई एपी दे रखा है, सिंपल सबसे पहला टाइप है ये, अगर कोई एपी दे रखा है और अगर आपसे बोला है 18वीं टर्म की वैल्यू बताओ, तो आप इस फॉर्मूले को बुलाएंगे। शॉर्टकट अभी मैंने नहीं सिखाया, मैं आपको ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। पहले फॉर्मूले को देख लीजिए। अब आप बताइए, मैं 18वीं टर्म की वैल्यू जानना चाहता हूं ना, मैंने कहा था इस फॉर्मूले में इधर क्या चलता है, ये क्या चलता है, वैल्यू। तो ये क्या चलेगा भाई, इसकी जगह मैं कुछ लिखूंगा या मैं A18 लिख दूं, क्योंकि इसका मतलब मेरे को तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो इसकी जगह थोड़ी वैल्यू डालेगी। ए की जगह क्या डालेंगे 5 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे 18। जो भी वैल्यू, जो भी रैंक पूछा गया है आपसे उसको लिखते हैं आप एन की जगह। तो एन इक्वल टू में कितना आएगा 18 माइनस 1। डी की जगह क्या लिखेंगे हम, इसके लिए हमें दो टर्मों को माइनस कराना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 10, 5 कितना आएगा 5। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, A18, वही हम निकालेंगे। तो 5 प्लस 17 इंटू में 5, 17 5 से कितना होता है भाई 85, 85 प्लस 5 90। तो 18वीं टर्म जो होगी उसका, उसकी वैल्यू कितनी होगी 90। आया या नहीं आया समझ में, आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको ही थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बोल दे कि भाई ऐसे करते 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 जो 90 आएगा उसका क्या बताऊं, रैंक बताओ। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं आपसे एन पूछ रहा हूं क्या, नहीं ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, N। एन, मैं आपसे एन पूछ रहा एन की हूं। जगह फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझिए, किसी भी एपी में रैंक निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले को बुलाएंगे आप, जनरल टर्म जनरल टर्म फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशो का खेल चल रहा है, सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला है उसका अलग से। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले की इक्वेशन में नहीं। समझ में आ रहा है, दो ही फॉर्मूले हैं। ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ऐसे इसमें एपी में भी है, एपी में 3 है। एपी में अगर आपको रैंक निकालना है तो जनरल टर्म, वैल्यू निकालनी है तो जनरल टर्म, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला है। ठीक है, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर एडवांस क्वेश्चन कर देंगे हम, डोंट वरी। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें 90 की क्या निकालना है, रैंक निकालना है। 90 तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आप मुझे बताइए an की जगह क्या लिखूं, 90। इसकी जगह 90 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा भाई 90, क्योंकि उसमें वैल्यू डालनी है। रैंक पूछेगा, अब इसी वैल्यू का तो रैंक पूछना है, तो मतलब n मिसिंग होगा इसमें। a की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस n, n ये तो निकालना है, d की जगह 5। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, एन क्या निकाल सकते हैं हम, हाँ आंसर है बिल्कुल 90 प्लस 5 90 इक्वल माइनस कर दे, अरे इक्वल टू प्लस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 5 5 कटवा 18 n को अकेला कर दिया, 90 अपॉन में 5 दैट इज 80। तो n इक्वल टू में कितना आएगा, 18 क्या क्या सीखा आपने n इक्वल टू 18 से, फिर ये जो 90 है वो 18 उसका रैंक कौन सा है 18, मतलब वो 18वें रैंक पे आ रहा है। सिंपल समझो पहले, ठीक है। अच्छा जी, अब एपी क्या हमेशा बढ़ती हुई होगी, कभी घटती हुई नहीं हो सकती, आंसर है घटती हुई भी होती है एपी। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है। अब आप बताइए एपी कैसी है, बढ़ती हुई बढ़ती हुई है, तो इसका डी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए कितना आएगा भाई, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। अच्छा इसका बताइए 25 20 15 10 5, ये एपी कैसी है, बढ़ती हुई घटती हुई है, घटती हुई है, नीचे जा रही है एपी, डी नेगेटिव तो डी नेगेटिव होगा इसका। आप चाहो तो देखो निकाल के दिखाओ, डी इक्वल टू 25 A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 25 माइनस 5, तो डी पॉजिटिव भी होता है, डी नेगेटिव भी। अगर आपकी एपी बढ़ती हुई है
तो डी पॉजिटिव होगा, अगर आपकी एपी घटती हुई है नेगेटिव तो डी नेगेटिव होगा। बोलो भाई, ठीक भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, तो डी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और देख लेते हैं, -8, -6, -4, -2। हाँ भाई, एपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वैल्यूज अगर नेगेटिव में है तो डी पक्का नेगेटिव आएगा, ऐसा भी नहीं है। आप खुद गौर करिए, -8 था, फिर -6 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ। नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? भाई देखो ना, नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है ना मामला। तो भाई ये नंबरों में कुछ प्लस हो रहा है। अगला क्या होगा? 0 0। उसका अगला क्या होगा? 1 2 उसका अगला 4 देखो ना, बढ़ रहा है। 6 8 10 12। ठीक है, तो इस केस में आप जब डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 positive A2 की वैल्यू कितनी है? -6 माइनस -8 -8, प्लस तो यहाँ -6 प्लस का 8, दो। आंसर है 2। मैं तो आपको पहले बता रहा था, अगर एपी बढ़ती हुई है तो डी कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर एपी घटती हुई है तो डी कैसा होगा? नेगेटिव। याद रखेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, an = a + n-1 इंटू में डी। ठीक है, ठीक है, कल और पढ़ेंगे स्टूडेंट।